नमस्कार, मेरा नाम है शुभम और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार मिरर। आज फिर से एक और लोकसभा सीट को लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे। सीमांचल का किशनगंज लोकसभा सीट। हमारे साथ इस वीडियो पैनल में जुड़ चुके हैं मनीष जी। मनीष जी के साथ चर्चा करेंगे किशनगंज लोकसभा सीट की क्या परिस्थिति है। बिहार मिरर में स्वागत है मनीष जी आपका। जी, नमस्कार। मनीष जी, आज हम लोग किशनगंज लोकसभा सीट की चर्चा करने जा रहे हैं। क्योंकि देखिए किशनगंज का जो इतिहास है वो बेहद ही रोमांचक है। किशनगंज की जो परिस्थिति है, जो राजनीतिक माहौल वहां पे बनता है, आप इससे अंदाजा लगाइए कि जब 2014 में हर तरफ मोदी लहर की चर्चा थी, अब की बार बीजेपी सरकार का नारा हर तरफ गूंज रहा था, लेकिन जी, बिहार के किशनगंज में मोदी लहर नहीं चल पाया। यह है किशनगंज का इतिहास। इसके अलावा किशनगंज से पहली बार 1967 में या कहिए तो जो अभी तक का किशनगंज का इतिहास है उसमें मात्र एक हिंदू प्रत्याशी सांसद के रूप में चुने गए थे 1967 में। उसके बाद आज तक कोई गैर मुसलमान वहां से जीत दर्ज नहीं कर पाया है। मनीष जी, इस बार आगामी समय में अब बहुत ही कम समय बचा है, लोकसभा का चुनाव है। किशनगंज लोकसभा सीट की क्या स्थिति है? क्या फिर से जो मुकाबला है वो बेहद ही रोमांचक होने वाला है? क्योंकि अब तो जेडीयू के खाते में वो सीट है एनडीए की तरफ से। वहीं दूसरी तरफ असुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी वहां से चुनाव लड़ती है। अख्तरुल इमान एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं, किशनगंज से मैदान में उतरते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी रहती है और कांग्रेस का तो गढ़ माना जाता है मनीष जी। 2019 का लोकसभा याद कीजिए, बिहार में महागठबंधन महज एक लोकसभा सीट जीत पाई थी, किशनगंज। किशनगंज ने महागठबंधन की जो लाज है उसको बचा लिया था। फिर से किशनगंज में वही त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है। लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एनडीए की, क्योंकि देखिए बीजेपी लहर तो वहां पे नहीं चल पाया मनीष जी। 2014 वाला 19 में जब एनडीए के साथ जेडीयू थी, उस वक्त भी वहां पे समीकरण नहीं बन पाया। जब इस बार एनडीए कह रही है कि इस बार 400 का आंकड़ा भी पार होने जा रहा है, तो क्या बिहार में 40 में से 39 पे तो एनडीए का कब्जा है? ये जो एक लोकसभा सीट बीजेपी के पाले नहीं पड़ रही है, क्या इस बार बीजेपी खास रणनीति किशनगंज में बनाएगी? क्या लगता है एनडीए का वहां पे कब्जा हो पाएगा? देखिए शुभम जी, एनडीए कहिए आप अभी इससे पहले जब नीतीश अलग हुए थे और एनडीए का हिस्सा नहीं था, तो लगातार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा हुआ था सीमांचल पे तो अच्छा किशनगंज। खासा नजर था अमित शाह का। अमित शाह का पूरा नज़र था। बीच में तो ये बात भी चल रही थी कि इसको एक अलग राज्य बना दिया जाए। जी। ये किशनगंज एक बहुत बड़ा फैक्टर है एनडीए सरकार के लिए कि वो 14 में भी नहीं जीत पाई, जो कि मोदी लहर था। 2019 में भी नहीं जीत पाई। तो ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि एनडीए अगर 500 पार होगी तभी किशनगंज पार होगा। 400 पार में तो किशनगंज पार नहीं होगा। यानी किशनगंज बीजेपी के पाले नहीं आने वाला है। नहीं, किशनगंज बीजेपी के पाले नहीं आने वाला। अभी तो विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि जेडीयू और बीजेपी किशनगंज को एक दूसरे पे थ्रो डाउन कर रहा है कि आप लड़ लो तो आप लड़ लो। ये स्थिति हो गई है किशनगंज। लेकिन किशनगंज की सीट तो जेडीयू के खाते में जा चुकी है। हाँ, जेडीयू के खाते में गई है, लेकिन उसका जो पिछला जो कैंडिडेट था, शायद उसका देहांत हो गया हो या कुछ हो, और वो कैंडिडेट वहाँ आपको जेडीयू को भी नहीं मिल रहा है। हम्म। एक तो ये हो गया। बीजेपी तो पहले से वहाँ एक बार उसका आप बोलिए तो शहनवाज हुसैन जीते थे, वो भी कम मार्जिन 7-8 हजार वोट से ही वो जीत पाए थे। वो तो 1999 की आप जिक्र कर रहे हैं मनीष जी।
जी हाँ। देखिए, किशनगंज का जो लोकसभा सीट है, वहां से बीजेपी के शहनवाज हुसैन 1999 में जीते थे और महज आरजेडी के जो प्रत्याशी थे, उनसे महज 8,000 के वोट से शहनवाज हुसैन ने जीत दर्ज किया था। लेकिन मनीष जी जी, हाँ। ये बात बड़ी नहीं है कि शहनवाज हुसैन जीते थे। बड़ी बात यह है कि वहां पे कमल छाप की जीत हुई थी, कमल खिला था, हाँ, ये बड़ी बात थी। क्योंकि ये देखिए बड़ी अब बात थी। जी बिल्कुल, और क्योंकि देखिए कैंडिडेट भी आप कहिएगा तो शहनवाज हुसैन कैसे, मतलब आप चेहरा भी, फेस भी देख के आदमी वोट किया वहाँ पे, जी, और ये बड़ा फैक्टर कमल खिलने में। लेकिन 2024 की जो परिस्थिति बन रही है, उसमें कांग्रेस का जो प्रभाव है, वो तो किशनगंज में शुरू से रहा है मनीष जी। लेकिन असुद्दीन ओवैसी कितना प्रभाव डाल पाएंगे? क्योंकि देखिए किशनगंज में 6 विधानसभा सीट है, जिसमें 5 पे असुद्दीन ओवैसी के पार्टी से ही विधायक चुने गए थे। भले वो बाद में आरजेडी में चले गए, लेकिन असुद्दीन ओवैसी का तो प्रभाव है किशनगंज में। क्या लगता है इस बार अख्तरुल इमान बाजी मार पाएंगे क्या? देखिए, ऐसे तो अभी कहा जा रहा है कि कांग्रेस का जो अभी मौजूदा सांसद है, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का मतलब कुछ है। अगर ऐसे में देखा जाए कि अभी तो टिकट फाइनल नहीं हुआ है, किसको दिया, मिलेगा या नहीं मिलेगा। और अख्तरुल इमाम पिछले बार भी जो 2019 में चुनाव हुआ था, उसमें भी तो उसने अच्छे मार्जिन, मतलब हाँ, उनका ये तो 35 वोट से मार्जिन बढ़ा 40,000 है। वोट। अगर अगर 2014 हाँ, से कंपेयर करें तो उनका वोट मार्जिन अच्छा खासा हाँ, बढ़ा है। सीमांचल के क्षेत्र में बढ़ा है। जी बिल्कुल, और फिर आपको किशनगंज में भी बढ़ा है। किशनगंज। तो इस बार का जो प्रक्रिया है, जो चुनावी माहौल है, उसमें अब पप्पू यादव भी चूंकि कांग्रेस के हो चुके हैं, अब पप्पू यादव भी किशनगंज में जोर लगाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो कांग्रेस का एक प्रभाव था, वो तो बढ़ चुका है। लेकिन मुश्किल जो है, वो अब जेडीयू के लिए होने वाली, क्योंकि देखिए जेडीयू के खाते में तो सीट जा चुका है और वहां पे जो मुकाबला होगा, वो त्रिकोणीय होगा और तीनों जो है मुसलमान प्रत्याशी होंगे। अगर किशनगंज लोकसभा सीट की चर्चा कर ही रहे हैं मनीष जी, तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि वहां जो वोटरों की संख्या है, वो 70% के आसपास मुस्लिम मुस्लिम वोटर वोट। है। तो ऐसे में जी, जी। वहां पे एनडीए का आना और एनडीए का कब्जा करना वहां पे बेहद ही मुश्किल है। और खास तौर से अब तो पप्पू यादव भी कांग्रेस को पूर्णिया से पुश करेंगे, पूर्णिया से इधर से जोर लगाएंगे और सीमांचल में तो एक प्रभाव है ही पप्पू यादव का। तो ऐसे में कितना बड़ा फैक्टर देख रहे हैं कि एनडीए के लिए जो है कि बहुत ही मुश्किल वहां पे होने वाली है। मुश्किल तो होना ही है, चूँकि सीट ऐसा आपने जैसे बताया कि 70% मुसलमान वोटर है वहाँ पे। जी और बिल्कुल। अभी ये सीट जदयू के खाते में चली गई है। एनडीए के तहत जदयू है, लेकिन जदयू का वैसा अभी के रीजन में, जैसे कि नीतीश जी का परसेप्शन बन चुका है, ये बार-बार पलटी मार वाला सरकार चलाने वाले मुखिया हैं। तो इसका छवि कहीं न कहीं थोड़ा धूमिल हुआ है। इसका फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि वोटर तो है, ऐसा नहीं है कि जदयू का वोट नहीं है, उसका बेस आधार नहीं है, उसका भी है, लेकिन बनिस्बत कांग्रेस के कि बहुत थोड़ा कम है। और ओबीसी के आने से और ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है कि थर्ड फ्रंट हो जाता है। जैसे कि आपने बोला पप्पू यादव के आने से क्या मजबूती मिलेगी, तो मैं कहूँगा कि हाँ, मजबूती मिलेगी। कांग्रेस के जो भी वहाँ से कैंडिडेट होंगे या महागठबंधन इंडिया से जो भी गठबंधन हो कैंडिडेट होगा, उसका प्रभाव रहेगा, पप्पू यादव का प्रभाव वहाँ रहेगा। जी बिल्कुल। देखिए 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुआ, उस समय जेडीयू के खाते में ही सीट थी। उस वक्त महमूद अशरफ को 34,446 वोट से कांग्रेस ने हराया था। तो मनीष जी, जेडीयू का भी मजबूत पकड़ है, ऐसा आप इनकार नहीं कर सकते कि जेडीयू मजबूत नहीं है वहां पे। जेडीयू के महमूद अशरफ ने 2019 में मोहम्मद जावेद, जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, वर्तमान अभी जो सांसद हैं, जो वहां से जीते थे, उनको महज 34,446
मतों से मोहम्मद जावेद ने मोहम्मद अशरफ को हराया था। तो जेडीयू का भी जो वोट बैंक है वो वहां पे मजबूत स्थिति में है। लेकिन इस बार जेडीयू क्या कुछ नया कमाल कर पाएगी? क्योंकि अगर जेडीयू की भी वहां पे जीत होती है तो एनडीए के लिए एक बड़ा फैक्टर साबित होगा। एनडीए के लिए एक बड़ा जो विकल्प है किशनगंज का वो खुल जाएगा। कहना कठिन है, चूंकि कि अगले बार भी एमआईएम था और इस बार भी है। अब की बार तो उसका अच्छा, आप कहिए तो 5 जो विधायक थे वो कहीं न कहीं 4 उसी लोकसभा क्षेत्र से थे। तो हाँ, अब किशनगंज की से बार है। और वो मजबूती से मतलब लड़ेगा चुनाव। और जदयू की जहाँ तक बात रही तो कैंडिडेट बहुत बड़ा फैक्टर है, माने ना माने वो बहुत बड़ा फैक्टर होता है। आप किसके खिलाफ किसको उतार रहे हैं, एंटी इनकम्बेंसी किसके खिलाफ है, तो उसका वो एडवांटेज मिल जाता है। तो देखने की बात होगी कि आगे क्या होता है। अभी तो सीट को लेकर भी पेच फँसा हुआ है, कांग्रेस के खाते में जाएगी कि आरजेडी के खाते में जाएगी, क्योंकि एक बार वहाँ से आपको 2 बार शायद आरजेडी जीती हुई है। आरजेडी भी एक वक्त में वहां पे मजबूत स्थिति में थी, लेकिन जो परिस्थिति बनती गई फिर बदलती गई, लेकिन अभी जो है वहां पे कांग्रेस की जो पकड़ है वो मजबूत हो गई है। क्योंकि जो किशनगंज का जो चुनावी प्रक्रिया है, जो चुनावी वहां का समीकरण है, उसमें कांग्रेस पूरी तरह से फिट बैठती है। इसी कारण से जब राहुल गांधी कुछ दिनों पहले बिहार भी आए थे अपने यात्रा के दौरान, तो किशनगंज को लेकर के कई तरह की खबरें चली और किशनगंज में राहुल गांधी को लेकर के जो भीड़ जुटा था, उससे भी एक संदेश देने की कोशिश की गई थी कि किशनगंज में कांग्रेस का जो गढ़ है, कांग्रेस की जो मजबूती है, वो बनी हुई है। लेकिन अमित शाह भी लगातार किशनगंज दौरे पे थे और लगातार वो सीमांचल में रैली कर रहे थे और अमित शाह का निशाना किशनगंज पे ही था। किशनगंज को ही वो लगातार साधने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जो वहां पे मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, वहां पे बीजेपी का टिक पाना बेहद ही मुश्किल लग रहा है। इसके साथ ही जो आगामी चुनाव है उसमें अभी अ, इंडिया ब्लॉक से वो सीट किसके खाते में जाएगी, इस पे भी अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा मनीष जी, क्योंकि अभी निर्णय आना बाकी है। हालांकि जी। ये सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में ही जाने वाली है, क्योंकि जो पकड़ है, जो वहां का समीकरण है, मैंने पहले ही कहा कि वो कांग्रेस में फिट बैठती है। मेन अभी आपको थोड़ा और इंतजार करना होगा सीट किसके खाते में जाती है, जी क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल। अभी का जो मौजूदा समय है उसमें आप देख सकते हैं कि लालू जी ने 4 सीट जो है कि वो पहले चरण का जो चुनाव है, उसका जी सिंबल उसने बाँट चुका है। जी। 4 सीट पे उसने अपना सिंबल बाँट दिया है, प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू हो चुका है। तो अभी बिल्कुल। समझिए कि क्या होने वाला है कि अगर गठबंधन होगा कि नहीं होगा, होगा तो फिर किसके सीट किसके खाते में जाएगा, ये अभी संशय बना हुआ है किशनगंज में। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिर हम लोग किसी और वीडियो में किसी और लोकसभा सीट की चर्चा करेंगे। आप इसी तरह हमारे वीडियो को देखते रहिए। अगर आप इस पूरी खबर को हमारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।